डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में केंद्र और बीजेपी सरकार की नीतियों पर उठे सवाल। जेएमएम और बीजेपी के बीच चुनावी हमला तेज। जेएमएम ने जांच टीम और ट्रस्ट पर उठाए सवाल, बीजेपी ने किया पलटवार। रायपुर में अविश्वास प्रस्ताव पर सियासत तेज। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का विपक्ष पर तीखा प्रहार, कहा चर्चा से भागना विपक्ष की आदत। रायपुर में अमृत भारत स्टेशन योजना का शुभारंभ। 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों के लोकार्पण तहत चंपा रेलवे स्टेशनों का भी पुनर्विकास किया गया। पीएम मोदी ने किया लोकार्पण। देवघर में सीमित संसाधन में गांव की छात्रा नेहा ने नीट 2026 में हासिल की शानदार सफलता। 41,223वीं रैंक हासिल करके दिखाया देवघर का नाम रोशन। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की झारखंड से, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। वित्तीय वर्ष 2025-26 की उपलब्धियों और 2026-27 की कार्य योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकार की किसान कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुंचे। इस बैठक में कृषि मंत्री शिल्पी तेहा तिर्की समेत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने राज्य के प्रत्येक जिले में कम से कम एक मॉडल किसान पाठशाला विकसित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसानों को आधुनिक और तकनीक आधारित खेती का प्रशिक्षण दिया जाए तथा कृषि विश्वविद्यालयों और अन्य संसाधनों के सहयोग से नवीन कृषि तकनीकों का प्रसार किया जाए। वर्तमान में संचालित किसान पाठशालाओं को और प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कम वर्षा वाले क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए दलहन और मिलेट की खेती को बढ़ावा देने की रणनीति तैयार करने का निर्देश दिया। राज्य में सामान्य से कम वर्षा की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री ने विशेष रणनीति बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने खासकर पलामू प्रमंडल और अन्य कम वर्षा वाले जिलों में कम पानी वाली फसलों, जल संरक्षण, जैविक खेती और व्यावसायिक कृषि को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में मजबूत प्रोक्योरमेंट सिस्टम विकसित करने की बात कही। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और पीएमओ ऑफिस पर कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन के नेताओं द्वारा लगाए गए आरोपों के बीच झारखंड में भी पक्ष विपक्ष के नेताओं में जुबानी जंग का तेज हो गया है। इसी कड़ी में राज्य की सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा को घेरते हुए एसआईटी की जांच पर गंभीर सवाल उठाए। दरअसल पार्टी के प्रवक्ता मनोज पांडे ने एपीएन न्यूज से बातचीत में चंदा चोरी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी द्वारा मामले को लीपापोती की जा रही है। वहीं ये केवल चढ़ावा चोरी का मामला नहीं बल्कि करोड़ों सनातनियों की आस्था और विश्वास से जुड़ा विषय है, इसलिए इसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है। अच्छा, आपने अभी हाल अपनी बातचीत में राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का जिक्र किया। कहीं ना कहीं जो सवाल उठ रहा है, कांग्रेस लगातार मांगे कर रही है और लगातार जो है सो पीएमओ और पीएम पर भी आरोप लगाए गए हैं, दावे किए जा रहे हैं कांग्रेस के। तो आपका क्या कहना है इस पर, ट्रस्ट को बर्खास्त करने की जो मांग चल रही है इस पर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ट्रस्ट का गठन किसे करना था? माननीय प्रधानमंत्री महोदय को। प्रधानमंत्री महोदय ने ट्रस्ट का गठन किया। किसे बिठाया? आरएसएस के लोगों को और अपने चहेते लोगों को। जबकि वो धार्मिक ट्रस्ट वहां धर्माचार्यों को होना चाहिए था, वहां साधु संतों को होना चाहिए था। वो बखूबी संभाल पाएंगे राम मंदिर का जो मैनेजमेंट है और जो भी उससे जुड़े विषय हैं। लेकिन वहां चहेते लोग बैठे और वेरी फर्स्ट डे जमीन की दलाली से लेकर जमीन की हेरा फेरी से लेकर चंदा में भी हेरा फेरी और कई 100 करोड़ का घोटाला है। ये ऐतिहासिक घोटाला है। भगवान राम के नाम पर लूट लिया इन लोगों ने भक्तों को। कई एक लोग गए, हम लोगों ने भी चंदा दिया है, किसी का हिसाब नहीं है। सभी लोग, तमाम जो आरएसएस से जुड़े लोग हैं, ट्रस्ट से जुड़े लोग हैं, उन लोगों ने घपला किया और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई किस पर हो रही है?
ड्राइवर है तो चपरासी है तो वो पानी पिलाता था, तो वो वहां कुर्सी लगाता था, वो उन्होंने चोरी नहीं किया है। चोरी बहुत बड़े, बहुत पावरफुल आदमी के सह पर तमाम जो ट्रस्ट के लोग थे, चंपत राय चंपत हो गए, कहाँ है पता नहीं। तो वैसे लोगों को अब जेल के शिक्षकों के पीछे होना चाहिए, लेकिन एसआईटी का गठन करके उन लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है। एसआईटी का गठन, इसका उद्भेदन नहीं है उनका मकसद, उनका मकसद है उन्हें बचाना। कैसे अनिल मिश्रा बचे, कैसे चंपत राय बचे, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं इनके तार जुड़े हुए हैं दिल्ली दरबार से। बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने, हमारे बीच जो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के मीडिया प्रभारी और प्रवक्ता मनोज पांडे हैं, उन्होंने राम मंदिर में हुए चोरी के इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, पार्टी की प्रतिक्रिया व्यक्त की, और उन्होंने कहा है एसआईटी के गठन के जरिए बचाव किया जा रहा है चोरों का, ये उनका कहना है। और बड़े स्तर पर लोगों के शामिल होने के उन्होंने दावे किए हैं। देखने वाली बात ये होगी कि इस कार्रवाई के तहत अंजाम तक क्या कुछ निकल कर आता। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर, चढ़ावे के दान पेटी को लेकर जिस तरीके से हंगामा हुआ है वहां पर इसे लेकर लगातार ही देखा जाए तो कांग्रेस, झारखंड कांग्रेस आवाज उठा रही है। हाल ही में गोवा के पूर्व मंत्री मानिक ठाकरे भी आए और उन्होंने बड़ा आरोप लगाया पीएमओ से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पर। देखिए, राम मंदिर करोड़ों सनातन हिंदुओं की भावनाओं से जुड़ा हुआ मंदिर है और आस्था का प्रतीक है। और कांग्रेस पार्टी जिस तरह की आरोप लगा रही है, वही पार्टी है जो राम को नकार दे रहे थे। राम मंदिर नहीं बने उसके लिए तरह तरह के षड्यंत्र करते थे और सुप्रीम कोर्ट तक इन लोगों ने राम मंदिर नहीं बनने के लिए उनके माध्यम से वकील के द्वारा वहां लड़ा गया। आज अचानक सनातन और हिंदू प्रेम उनको आया है, तो इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं कि कम से कम वो सनातनी हैं, हिंदू हैं और हिंदू के प्रति सोच रहे हैं। उसके लिए मैं कांग्रेस के नेताओं को धन्यवाद देता हूं। लेकिन आप अगर देखिए कि जो वहां घटना घटी, जिन लोगों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया, वहां की सरकार एसआईटी बनाकर एक एक लोगों का अपने स्तर से खंगालने का काम कर रही है, जेल भेजने का काम कर रही है, उनके संपत्ति को नीलाम करने का काम कर रही है। तो चोरी की घटना हो गई, इससे राम की आस्था से क्या लेना देना। चोर चोर हैं, कहीं कोई गलती हो जाती है या कोई घटना घट जाती है तो उसे लगातार वो समझ में आती है कि और इसमें सजगता जरूरी है। गलती के तौर पर लिया जाए, लापरवाही भी तो कहा जा सकता है। जो लापरवाह है उस पर कार्रवाई हो रही है और जो गलती किए हैं वो जेल में है। तो स्वाभाविक है कि किसी भी कीमत पर वहां पर ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो करोड़ों की आस्था से खिलवाड़ करेंगे। तो सुना आपने, विधायक नवीन जायसवाल जो मुख्य सचेतक भी हैं, उन्होंने कांग्रेस के आरोपों पर करारा जवाब देते हुए इस तरीके से जो दाग लगे हैं उस पर खुलकर कहा है कि कार्रवाई लगातार जारी है, जेल भेजा जा रहा है और साथ ही साथ बर्खास्त भी किया गया है जिन पर आरोप लगे थे। देखने वाली बात ये होगी राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी को लेकर ये मामला कहां तक जाता है और कैसे निष्कर्ष निकल कर आता है कि इस पर आगे ऐसी तरह की घटना ना हो। फिलहाल हम ऐसे दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं तृप्ति राजेश। नमस्कार। गढ़वा जिला के मेराल प्रखंड के सोहबरिया गांव में जमीन विवाद को लेकर हुई हिंसक मारपीट के बाद पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाई। परिवार का आरोप है कि लाठी डंडा, गड़ासा और अन्य हथियारों से किए गए हमले में कई लोग घायल हुए हैं, लेकिन प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद अब तक किसी भी नामजद आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीड़ितों का कहना है कि आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, जिससे परिवार भय के माहौल में जी रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन और गढ़वा एसपी से आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी, निष्पक्ष जांच तथा सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है। धनबाद क्लब की करीब 4.95 एकड़ जमीन को लेकर बड़ा विवाद सामने आया। जिला परिषद ने जमीन पर अपना दावा ठोकते हुए डीसीएलआर कोर्ट में मामला दायर किया।
परिषद का कहना है कि हीरापुर मौजा के खाता नंबर 140 की जमीन जिला परिषद के नाम दर्ज है और धनबाद क्लब उसी का हिस्सा है। यदि कोर्ट में दावा सही साबित होता है तो क्लब से किराया भी वसूला जाएगा। जिला परिषद के अध्यक्ष शारदा सिंह का कहना है कि परिषद के पास इस दावे से जुड़े सभी दस्तावेज मौजूद हैं। यदि DCLR कोर्ट में परिषद का दावा सिद्ध होता है तो धनबाद क्लब सहित संबंधित संस्थानों से जमीन का किराया तय कर वसूला जाएगा। उन्होंने कहा कि परिषद अपनी सभी संपत्तियों को चिन्हित कर ऑनलाइन रिकॉर्ड तैयार कर रही है ताकि भविष्य में उनकी सुरक्षा और बेहतर प्रबंधन हो सके। भी हम लोग का काम है कि जो धनबाद क्लब है उसमें खाता नंबर 140 लगभग 117 एकड़ जमीन 117 एकड़ जो जमीन है वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के नाम से मेंशन है हर जगह। बाकी वो जो उनका 2 एकड़ कुछ है वो धनबाद क्लब का ही है। तो हम अपनी जो मेरा जो जमीन है उस पर हम लोगों ने दावा किया है और LRDC कोर्ट पे हम लोगों ने ये किया है कि हमारा है और हमारे पास खतियानी है, सारे उसके संबंधित सारे डिटेल्स पेपर हैं हमारे पास। उसको लेकर हम लोग दावा किए। अगर ये सिद्ध हो जाता है तो उनको जितना जमीन उन्होंने एक्वायर किया है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का उसका उनको रेंट देना पड़ेगा। हम लोग अभी गए हैं LRDC कोर्ट पे, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। वो कोर्ट का काम है कि उनको दस्तावेज मंगाए उनसे पेपर, अभी वो मेरा काम नहीं है। मैंने जहाँ मुझे दर्ज कराना था हम लोगों ने दर्ज कराया है। हमारे पास खतियानी दिखा रहा है कि 140 प्लॉट नंबर 117 एकड़ जमीन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का है। मैंने अपने जितना जमीन मेरा है मैंने उस पर दावा किया है। वो DC कोर्ट में पेंडिंग है। वो जल्द ही हेयरिंग, अब DC साहब से मेरी उस दिन बात हुई थी, मुझे लगता है कि 1-2 ये में वो हेयरिंग हो जाए। आर्थिक तंगी और सीमित संसाधनों के बावजूद नेहा ने गांव में रहकर केवल ऑनलाइन पढ़ाई और कड़ी मेहनत के दम पर नीट 2026 परीक्षा में ऑल इंडिया 41,223वीं रैंक हासिल की। उनकी इस उपलब्धि से परिवार के साथ साथ पूरा गांव और जिला गौरवान्वित महसूस कर रहा है। इस साल नीट परीक्षा को अपेक्षाकृत कठिन माना गया। ऐसे में नेहा की सफलता और भी प्रेरणादायक बन गई। परिणाम घोषित होने के बाद उनके घर में खुशी का माहौल है। नेहा बताती हैं कि सफलता से सबसे बड़ी खुशी उन्हें अपने माता पिता के चेहरे पर मुस्कान देखकर मिली। उन्होंने गांव में रहकर प्रतिदिन करीब 6 घंटे ऑनलाइन क्लास और 6 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी की, यानी रोजाना 13 से 14 घंटे की मेहनत ने उन्हें यह मुकाम दिलाया। नेहा की मां मुन्नी देवी ने बताया कि उन्होंने कभी बेटी पर घर के काम का बोझ नहीं डाला और हमेशा उसकी पढ़ाई को प्राथमिकता दी। समाज के तानों के बावजूद परिवार ने नेहा के सपनों पर भरोसा बनाए रखा। इसमें कितना रैंक कितना आया हुआ था? 41,235 इंडिया लेवल AR है इंडिया लेवल में। अच्छा, सबसे बड़ी परेशानी तो पैसा का ही है, लेकिन जब हमने सोच लिया मन में कि नहीं इसको आगे बढ़ाना है, पढ़ने वाली बच्ची है तो इसको पढ़ाएंगे, तो इसके लिए मैंने एक सीमांत किसान के अंतर्गत आता हूं, तो खेत पर भी सारा काम करता था। इसके साथ साथ भी प्राइवेट जॉब करता था, यहाँ से कि 7 से 8,000 9,000 तक रुपया हमको मिलता था। तो गाँव घर में बहुत दिल के सब ताना मैंने पीछे छोड़ के आगू बढ़ावे शुरू कर ली। आज बेटी का इतना बड़ा एग्जाम निकला, कैसा लग रहा है? अच्छा, नीट का एग्जाम निकाला क्या? बरसात की बीमारियों पर झारखंड में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए हाई अलर्ट के बाद रांची नगर निगम एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा शहर में डेंगू एवं मलेरिया की रोकथाम के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता एवं स्रोत नष्ट अभियान संचालित किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार इस अभियान के अंतर्गत नगर निगम के वार्ड संख्या 21, 22 और 23 में 16 जून 2026 से लगातार लार्वा खोज अभियान, जन जागरूकता कार्यक्रम और लार्विसाइडल गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग एवं नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा घर घर जाकर नागरिकों को डेंगू से बचाव के उपायों के संबंध में जागरूक किया जा रहा है। साथ ही लोगों को अपने घरों एवं आसपास पानी जमा नहीं होने देने, नियमित रूप से पानी के बर्तनों की सफाई करने तथा साफ सफाई बनाए रखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके साथ ही इस अभियान के दौरान कुल 445 घरों का निरीक्षण किया गया, जिनमें से 29 घरों में डेंगू के लार्वा पाए गए, जबकि कुल 2,760 कंटेनरों की जांच की गई, जिनमें से 61 कंटेनरों में लार्वा की उपस्थिति दर्ज की गई।
खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उप मुख्यमंत्री एवं गृह पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस से बचना उनकी आदत बन गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली कांग्रेस सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं और आदिवासियों की उपेक्षा की, जबकि वर्तमान सरकार ने 2.5 सालों में सुशासन, पारदर्शिता और जन कल्याण को प्राथमिकता दी है। शर्मा ने कहा कि सत्ता संभालने ही पहली कैबिनेट बैठक में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए और 26,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान कर आवास निर्माण को गति दी गई। उन्होंने दावा किया कि अब तक 11 लाख आवास पूरे हो चुके हैं। उन्होंने शराब, कोयला, पीएससी भर्ती घोटालों का उल्लेख करते हुए कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने अवैध घुसपैठ, धर्मांतरण, नशे और नक्सलवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाए। उन्होंने महतारी वंदन योजना, पैसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और आदिवासी विकास को सरकार की प्रमुख उपलब्धियां बताया। सूरजपुर जिले में कम बारिश होने से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। जहां बारिश के इंतजार में किसान टकटकी लगाए बैठे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सूखे खेतों ने किसानों के चेहरों पर चिंता बढ़ा दी है। किसान आने वाले समय में अपनी आजीविका और रोजमर्रा की जरूरतों को लेकर हैरान परेशान नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण किया। छत्तीसगढ़ में सरोना, बालोद और चांपा रेलवे स्टेशनों का भी इस योजना के तहत पुनर्विकास किया गया। क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। वे पिछले 8.5 महीने से न्यायिक हिरासत में थे। इसी मामले में एक अन्य आरोपी भी करीब 8.5 महीने से जेल में बंद है। दोनों की गिरफ्तारी कथित विवादित टिप्पणी से जुड़े मामले में हुई थी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिलासपुर रेल मंडल का चांपा स्टेशन पुनर्विकसित हो गया है। 17 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी चांपा समेत देश के 75 पुनर्विकसित स्टेशनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण करेंगे, जिसमें विशेष रूप से केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू और जांगीर लोकसभा सांसद कमलेश जांगड़े, पूर्व विधायक नारायण चंदेल शामिल हुए, जिसमें रायपुर मंडल के सरोना और बालोद स्टेशन भी शामिल हैं। बलरामपुर जिला अस्पताल में कुछ महीने पहले भर्ती एक महिला द्वारा अस्पताल की छत से कूदकर कथित आत्महत्या किए जाने के मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर चल रही 4 दिन की भूख हड़ताल समाप्त हो गई। मृतका के परिजन दीपक यादव के नेतृत्व में परिजन पिछले 4 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मामले को लेकर कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला प्रशासन से मुलाकात कर परिजनों की मांगों पर विस्तृत चर्चा की। बताया गया कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री TS सिंहदेव के निर्देश पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन के समक्ष निष्पक्ष जांच और अन्य मांगों को उठाया। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां पुणे के कोंडवा इलाके के वेतवा नगर स्थित फिरदौस अपार्टमेंट की 6 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से एक मजदूर की मौत हो गई। आग इमारत के भूतल पर स्थित पेंटिंग सामग्री के गोदाम में लगी थी। दमकल विभाग की त्वरित कार्रवाई से आग को ऊपरी मंजिल तक फैलने से रोका, जिससे बड़ा हादसा टल गया। अग्निशमन विभाग के अनुसार रात करीब 9:15 पर आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर भेजी गई। घटनास्थल पर पहुंचते ही भूतल से तेज लपटे और घना धुआं निकल रहा था, जिससे राहत एवं बचाव कार्य चुनौतीपूर्ण हो गया। दमकल कर्मियों ने तुरंत आग बुझाने का अभियान शुरू किया और इमारत के भीतर फंसे एक मजदूर को गंभीर रूप से झुलसी हुई हालत में बाहर निकाला। जो प्रक्रिया हुई विद्यालय स्तर पर एक समिति गठित की गई है, उसमें छात्राओं से बात की गई है और उसकी रिपोर्ट बना करके हम अपने RO में भेज देंगे। आज कितने छात्राओं की बयान लिए इसके बारे में बताएं। हाँ, बयान जो दिए हैं बच्चों ने, जैसा SDM मैडम को बोला था वही हमको बोला है और उसकी रिपोर्ट बना करके हम RO में। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।